हाय दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं, घर में हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। वेल, आई थिंक ये पहली इंट्रोडक्टरी स्लाइड देखकर एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मेन वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस, लेट्स स्पीक फॉर 1 or 2 मिनट्स। 1-2 मिनट हम लोग थोड़ी सी जनरल बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ऑफ कोर्स वील रन थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है जहां पर आपको शायद लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसा अगर मैं मेरी बात करूं तो आई थिंक पहली बार मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया था क्लास 10th में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रॉब्ली ये वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे, आई एम श्योर यू विल एग्री टू विथ मी ऑन दिस। पहला जो बहुत बड़ा एक चेंज आया था लाइफ में वो आया था क्लास 10th में। क्लास 10th के बाद हर स्टूडेंट को शायद अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, वेदर ही वुड ऑप्ट फॉर साइंस और मे बी फॉर कॉमर्स और मे बी फॉर आर्ट्स या फिर और कोई चौथी स्टेज होती हो तो। और 10th में ना आई थिंक बच्चे की मेच्योरिटी ऐसी होती है, वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है और एक माइंडसेट स्कूल्स में ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट साइंस ले रहा है बहुत इंटेलिजेंट है, अगर स्टूडेंट कॉमर्स ले रहा है तो एवरेज है, अगर स्टूडेंट आर्ट्स ले रहा है तो बिल्कुल ही डम है। तो ये एक जनरल सा माइंडसेट होता है। सो आई थिंक पहला एक बहुत बड़ा चेंज लाइफ का आता है क्लास 10th में। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हम लोग वो डिसीजन लेते हैं, हम लोग शायद उसकी सीरियसनेस और इंपॉर्टेंस समझने की कंडीशन में ही नहीं होते, राइट। अच्छा, सेकेंड, फिर शायद एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट आता है क्लास 12th, जब आप क्लियर कर लेते हो। सो प्रॉब्ली आपका स्कूल या जूनियर कॉलेज 12th हो जाता है और 12th के बाद सभी पेरेंट्स का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। और पेरेंट्स से ज़्यादा वो जो पड़ोसियों के पेरेंट्स होते हैं उनका प्रेशर और ज़्यादा होता है। पहला थॉट ये होता है कि यार तेरे को पता है गुप्ता जी का बेटा ये कर रहा है, दूसरा तेरे को पता है शर्मा जी की बेटी ये कर रही है। और बस ये गुप्ता जी के बेटे और शर्मा जी की बेटी ने जो आधे बच्चों के करियर बर्बाद किए हैं, यू नो, जो वो उनके ऊपर एक साइटिंग प्रेशर बढ़ा है, आई थिंक इसको ओवरकम करना इंडियन सोसाइटी के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सेकंड बहुत बड़ा चेंज आता है क्लास 12th के बाद। थर्ड, उसके बाद आप देखोगे तो एक बार जब बच्चे का ग्रेजुएशन हो जाता है तो फिर वापस से उसको अपना एक नेक्स्ट डिसीजन लेना होता है कि उसको मास्टर्स करना है या उसको फिर पीएचडी करना है या फिर और कोई उसे एडवांस कोर्सेज करना है, उसे अब्रॉड ट्रैवल करना है। तो आई थिंक वो थर्ड एक बहुत बड़ा चेंज आता है। फोर्थ, मुझे लगता है जिसके बाद आपकी लाइफ पूरा एक कंप्लीट यू टर्न ले लेती है, वो होती है इंसान की शादी। अब खैर शादी की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं तो आप आई थिंक ये सब छोड़कर और शादी के चक्कर में पड़ जाओगे। एंड लास्ट प्रॉब्ली व्हेन यू हैव किड्स, और जब आपको उनका फ्यूचर प्लान करना है, राइट। सो ये 4-5 लाइफ के बहुत बड़े पड़ाव होते हैं। और अभी तक शायद टिल डेट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर किसी स्टेज में था, यू नो, शायद शादी में भी इतना कंफ्यूज नहीं था बिकॉज मुझे पता था कि करना ही है, यू नो, पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आई थिंक रूल्स है। बट आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में कभी आया, सो आई थिंक वो 12th के बाद वाली स्टेज थी। अच्छा, सो मैं हर साल यू नो इस तरीके के वीडियो बनाता हूँ। वी डू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स इन पुणे, अक्रॉस पुणे, और इनफैक्ट पुणे के आउटस्कर्ट्स में छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं, गाँव हैं जहाँ हम लोग जा सकते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ सेमिनार्स। उसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पज ये होता है कि यार इतने स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है ना, एंड इट इज सच अ ह्यूज मॉब दैट दे रियली हैव टू बी एड्रेस्ड इन अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट वे, राइट। अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर थिंग्स आर नॉट वेरी नॉर्मल एज इट यूज टू बी, सो probably shooting this video and putting it on YouTube happens to be one of the best options, right? So here I am myself, CS Vikas Vora. I basically represent Yes Academy which is there at Pune. अच्छा, anyway, हम लोग अब यहाँ पे क्लासेस और इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी। वी प्योरली सेंट्रिक और फोकसिंग अपॉन यू नो द करियर अपॉर्चुनिटीज विच अ कॉमर्स स्टूडेंट हैज़ इन मतलब पोस्ट 12th, राइट। चलिए, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं एंड समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए इसमें से बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है ना। अच्छा, खैर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान रखते हैं वाइल वी चूज़ अ करियर, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ऑप्शंस आते होंगे। एंड इंटरेस्टिंग इज व्हेन आई गो फॉर अ सेमिनार और एक बहुत अच्छी ऑडियंस 250, 300, 400 स्टूडेंट सामने बैठे, और जब मैं कॉन्फिडेंस से उनसे पूछता हूँ कि यार व्हाट आर दोज थिंग्स इन माइंड जो आप सोचते हो आर इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड वाइल यू डिसाइड अपॉन अ करियर, आई थिंक कुछ कॉमन आंसर्स आते हैं। पेरेंट्स की इच्छा, दूसरा पड़ोसियों की इच्छा, थर्ड फिर सोसाइटी का प्रेशर, बिजनेस करना है, जॉब करना है, फ्यूचर में क्या करना है, राइट। या फिर वो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिडल है तो नहीं मेरी बंदी ये कर रही है, आई थिंक मुझे भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद यही करना है। तो प्रॉब्ली ये कुछ बहुत कॉमन से थॉट्स है, आई थिंक जो पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यू नो कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है you should be taking into consideration while you decide upon a career, right? कि आपके लिए बहुत appropriate career कौन सा है
आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स विच यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन। अच्छा, बिफोर दैट यार, ये कुछ कॉमन नाम है, आई थिंक आई एम श्योर हम सभी लोगों ने सुने होंगे। CS सुना होगा। CS आज तक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है CS मीन्स कंप्यूटर साइंस। इनफैक्ट व्हेन आई परस्यूड दिस कोर्स, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था वे बैक इन 2004 इज व्हेन आई कंप्लीटेड माई 12th। यार कितना टाइम निकल गया पता ही नहीं चलता है। मैंने जब मेरे होम टाउन में बहुत सारे लोगों को बताया कि यार मैं CS कर रहा हूँ, तो वो बोले तू तो कॉमर्स में था, तू ये कंप्यूटर के चक्कर में कब से पड़ गया। और फिर मैंने उनको बताया कि नहीं यार, ये कॉमर्स में कोर्स है, वो बहुत रिकग्नाइज्ड कोर्स है, इट्स रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। फिर दूसरा एक थॉट ये आता है कि आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे जहाँ थोड़ा सा बेटर क्राउड है, तो बोलते हैं काउंटर स्ट्राइक। अब काउंटर स्ट्राइक भी कोई कोर्स होता है, मतलब ऐसे ऐसे आंसर्स आते थे। फिर थर्ड, जैसे ही आप बोलते हो ना कंपनी सेक्रेटरी, तो एक इमीडिएट रिएक्शन क्या आता है, सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी। अब कंपनी का सेक्रेटरी मतलब उन लोगों को लगता है डायरी पेन लेके और PA बन के और अब चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर के पीछे घूमता रहेगा, राइट। सो कुछ कॉमन मिथ्स है, यू नो, जब ये वर्ड CS दिमाग में आता है, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। आगे हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। सेकेंड CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई थिंक जो बहुत डोमिनेटेड पेरेंट्स होते हैं कॉमर्स साइड, वो बाय डिफॉल्ट यू नो घर में लड़का होता है, उसकी शक्ल देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो CA ही बनेगा। अपने यहाँ पे एक्चुअली में आधा करियर तो हम लोग जब वो बच्चे का चेहरा देखते हैं ना, पहली बार पैदा हुआ है और उसका चेहरा देखा, बस उसका चेहरा देख के माँ बाप से ज़्यादा एक्साइटेड दादा दादी, जिनको ये भी नहीं पता है कि 12वीं जब तक बच्चा पहुँचता है तब तक वो रहेंगे नहीं रहेंगे, पहले ये तो डॉक्टर बनेगा, ये शायद लॉयर बनेगा। तो आई थिंक ये कुछ कॉमन थॉट्स हैं, यू नो, जो हम लोगों ने, आई एम श्योर हमारी फैमिली में या हमारे आसपास कभी ना कभी ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी। सो सेकंड इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। थर्ड विच इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप CA, CS, CMA, अगर इन तीनों कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, सो ये तीनों की तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं विच आर बेसिकली रन बाय अ प्रोफेशनल बॉडी, और इन प्रोफेशनल बॉडीज का गठन इन्हें फॉर्म किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। इंडियन पार्लियामेंट में तीनों की तीनों एक्ट्स बने। अब आप ये सोचना कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कोर्स रिकॉग्नाइज किया है, राइट, सो उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली में कितनी होगी। सो तीन बहुत बढ़िया ऑप्शंस अगर आप कॉमर्स साइड देखते ना, तो मेरे हिसाब से CA, CS, CMA, ये तीन आपके बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं। थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। CFA बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड MBA खैर हम सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। MBA को लेकर यू नो एक बहुत कॉमन सा मिथ अब भारत में बन गया कि इतने MBA हो गए ना इंडिया में, इतने सारे MBA हो गए कि अब वो सेल्समैन का जॉब करते हैं, घर घर जाके दरवाजा बजाते हैं और दवाइयाँ बेचते हैं। तो वो वाला थॉट हो गया, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन you know the college you've chosen, or perhaps the college you've been selected to, right? कहाँ से आप MBA कर रहे हो, I think that makes a lot of difference. You'll never find a salesman coming from IIM Ahmedabad or maybe ISB Hyderabad, right? वो रेयर होगा। So ये CFA और MBA अगर आप ऐसे देखें, so these are post graduation courses. When I say post graduation courses, मतलब 12th के बाद you'll pursue your graduation। 3 साल का आपका जो भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया, BCom किया है, BBA किया है, लॉ किया है, BA किया है, कोई सा भी कोर्स आपने किया, उसके बाद जब आप मास्टर्स करते हैं सो MBA कर सकते हैं, या फिर CFA ऑफ कोर्स इज ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, बट इट कैन ओनली बी परस्यूड आफ्टर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। सो ये 4-5 बहुत कॉमन ऑप्शन है। सर इसके अलावा तो हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी। हम लोगों ने ACCA के बारे में सुना है, कचरा। सर हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट के बारे में सुना है, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उसके बारे में, बट वो फिर आपके इंटरेस्ट, अक्यूमन और डोमेन की बात है, राइट, कि आप फ्यूचर अपना कहाँ पर देखते हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। सर हम लोग को सिविल सर्विसेज की एग्जाम देनी, हम लोग को UPSC देना, हमको IAS ऑफिसर बनना, IPS ऑफिसर बनना, इफ़ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट, बेस्ट है वो भी, बट अगेन आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। सो एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं, आई थिंक उसके पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। नाउ सेकेंड, सर मैंने तो ये सोचा था कि 12th के बाद मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूँगा। ग्रेजुएशन, अच्छा ग्रेजुएशन में क्या करूँगा सर, मैं BCom करूँगा या मैं BBA भी कर सकता हूँ सर। तो मैं तो ये सोच रहा था कि सर मैं या तो BCom कर लूँ, BBA कर लूँ, इसके अलावा मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि BCom वाला आदमी भी मस्त 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमाता, लाइफ टकाटक चलती है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब उस थॉट में ही मत रहना। सी वो टाइम अलग था 70s 80s का, जब आप अपने दादाजी से सुनोगे प्रॉब्ली कि उस वक्त उनके ज़माने में अगर कोई ग्रेजुएट होता था उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। आज तो आपसे प्लेन इंजीनियरिंग के साथ चले जाना तो भी जॉब के वांदे लोगों के, राइट। सो BCom BBA से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा फ्यूचर सेट है तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको कोई ना कोई एडिशनल डिग्री साथ में परस्यू करनी ही है, मतलब दिस नो एक्सक्यूज टू इट, वो करना ही करना है आपको बाय डिफॉल्ट। अच्छा सर
ग्रेजुएशन किस में करूं, बीकॉम में करूं, बीबीए में करूं? सर हमारे कॉलेज में कोई आया था, स्कूल में कोई आया था जो बोला था बीबीए बहुत अमेजिंग कोर्स है, लोगों के 10-10 लाख के पैकेज लगे थे, थप्पड़ मारना खींच के उसको। यार बीकॉम बीबीए एक ही बात है। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, बीकॉम बीबीए एक ही चीज़ है। और एक जो मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो ये है कि अगर आपने बीबीए किया तो एमबीए बहुत आसान हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एमबीए के लिए आपको फिर भी एंट्रेंस देनी है। सो बीबीए का करिकुलम आपको एमबीए के करिकुलम में हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सेकेंड, कभी आपने ये सुना होगा ना, तो आप बहुत एक्सेप्शनल सोसाइटी में रहते हो, कोई एमबीए में फेल हो गया, कोई एमबीए में फेल हो गया, रेयरली, मतलब आप सुनोगे, मैंने तो आज तक नहीं सुना इतने सालों में कोई एमबीए में फेल हो गया। एमबीए की एंट्रेंस डिफिकल्ट है बट कोर्स बहुत सिंपल है, राइट? कैट बहुत मुश्किल है, राइट? बट वंस यू गेट अ कॉलेज, उसके बाद उसकी पढ़ाई बहुत सिंपल है। सो एंट्री इज डिफिकल्ट बट द कोर्स इज वेरी वेरी इजी। सो लोग एमबीए में फेल नहीं होते। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि अगर आपने बीबीए किया तो आपको एमबीए में बहुत हेल्प मिलेगी। सेम ही कंटेंट रहता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, राइट? सो ये एनीवे सीएफए एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यार आज इस पॉइंट पे जब 12th मेरा खत्म हुआ है तो मुझे क्या करना है, ताकि एटलीस्ट मेरे माँ बाप से, मेरे पड़ोसियों से मुझे छुटकारा मिल जाए और वो सब मुझे इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखें कि कुछ अच्छा काम करा है। आप सोचते हो सिर्फ बीकॉम में वो रिस्पेक्ट मिलेगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बीबीए में वो रिस्पेक्ट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इंडिया में वो कल्चर नहीं आया है कि पीपल डू देयर ग्रेजुएशन, दे वर्क फॉर 3-4 years, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इनटू, और उसके बाद वो अपना करियर चूज करें। हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल फिक्स फंड है, 12वीं हुई, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के साथ कुछ और करो, जैसे ही वो दोनों खत्म हो जाए नौकरी करो, जॉब लग जाए, 2 साल की आपने नौकरी कर ली, शादी कर लो, शादी हो गई, अब तो प्रेशर है 2 साल में बच्चे पैदा कर लो, मर गया इंसान। मतलब यूएस यूके में जहाँ पर लोग जिस स्टेज में, जिस एज में ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करियर चूज करना है फ्यूचर में, इंडिया में पीपल हैव किड्स एट दैट स्टेज। सो अब एनीवे आई थिंक हम लोग इसी सोसाइटी का पार्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है, राइट? सो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, perhaps after 12th, what all can you do? Let's understand that one by one. चलिए, अच्छा, सो यार ये जो भी मैं आपसे पूछ रहा था कि यार what are those things which you would actually take into consideration while you choose upon a career, तो क्या क्या चीज़ें आप आपके दिमाग में रखोगे, है ना? मुझे ऐसा लगता है यार, देखो मैं तो मारवाड़ी हूँ, हम जैन मारवाड़ी बेसिकली, तो हमारे लिए ना बचपन से एक ही चीज़ सिखाई है, कितना लगाया कितना आया, कितना लगाया कितना आया। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट, कि कितने टाइम में आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 100% रिटर्न्स मिले किसी चीज़ के ऊपर, 100% रिटर्न्स अगर आपको 20 साल में मिले, मतलब साल का 5% ही हो गया, सिंपल अगर आपने देखा तो, सिंपल इंटरेस्ट से ये नहीं कमाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट। दूसरा, कितने टाइम में, है ना? सो अब वाइल यू डिसाइड अपॉन अ करियर, हम लोग को तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है मारवाड़ी परिवारों में कि भाई तुम इतना लगाओगे धंधे में तो इतना मिलेगा, अब उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो मुनाफा तुम्हारा बिजनेस अच्छा है या फिर नहीं है, राइट? वही एक स्केल होता है। सो जब आप करियर डिसाइड करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप ये डिसाइड करो कि यू नो व्हाट करियर यू शुड चूज अपॉन। फर्स्ट, कॉस्ट। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या? क्यों? क्योंकि मैं आगे वाली स्लाइड्स में उसके बारे में बात करूंगा। सो पहली थिंग, कॉस्ट। जो भी कोर्स आप, जैसे आप बोलते हैं कि यार एमबीए बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूँ एमबीए बहुत अच्छा है, मैंने कभी डिनाई नहीं किया, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉस्ट यू पुट इन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर कोर्स, राइट? 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, बहुत अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस होती है 15-15 लाख रुपए फीस होती है ना। है अगर अपने पास इतना, या इतना टाइम है, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं, सो फिर एमबीए नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। और सी, करियर कोई सा भी, डिग्री कोई सी भी, सब अच्छी होती है। किस पर डिपेंड करता है? नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से करते हैं, राइट? इवन इफ यू बिकम अ सीए, इवन इफ यू बिकम अ सीए विथ ऑल इंडिया रैंक, राइट, बट अगर आपके अंदर सेंस ही नहीं है, राइट, कि भाई कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो आई थिंक वो डिग्री भी आपके लिए वेस्ट है। सो डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एटीट्यूड, आपका स्किल सेट, राइट, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का। सो सबसे पहली चीज़ विच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन इज कॉस्ट, कि जब मैं वो करियर परस्यू कर रहा हूं तो मैं कितना पैसा उस कोर्स में लगा रहा हूं, कितना पैसा मैं उस कोर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टाइम। अब कोई कोर्स होता है 10-10 साल चलते रहते हैं, 8-8 साल चलते रहते हैं। आपके पास 8 साल है क्या? अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो सारी चीज़ें आप कंसिडर करो। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम, कि मैं कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। सेकेंड। थर्ड,
रोकड़ा अल्टीमेटली करने के बाद मिलेगा क्या, है ना, रिटर्न्स बेसिकली। सो सैलरी कि कितनी सैलरी मेरे को मिलने वाली है। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिस्पेक्ट। सर हमको रिस्पेक्ट थोड़ी कम भी मिली हमको चलता है, हमको तो पैसे चाहिए सर, भर भर के पैसे चाहिए। यार 3 महीने 6 महीने 1 साल, मास्लोस हायरार्की खैर आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक पॉइंट के बाद आपको जेन्युइनली ऐसा लगेगा कि यार पैसा सच में मैटर नहीं करता है, राइट। जहां आपकी हर नीड फुलफिल हो गई, राइट, कि यू एक्चुअली हैव अ फरारी टू ट्रैवल अपॉन, राइट, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, राइट। सो अगेन दिस फैक्टर ऑफ रिस्पेक्ट कम्स इनटू पिक्चर कि क्या मुझे लोग रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं व्हाट आई एम डूइंग। स्मगलर बन जाओ, हो सकता है पैसा बहुत कमा लोगे, बट क्या वो रिस्पेक्ट है? आप बहुत शान से बोल पाओगे अपने बच्चों के साथ फ्यूचर में कहीं जा रहे हो, नहीं मेरा बाप स्मगलर है, अच्छा लगेगा आपको? तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है उस स्टेज पर, उस पॉइंट पर आकर, रिस्पेक्ट, राइट। सो मुझे लगता है ये 4 चीजें जब भी आप कोई कोर्स डिसाइड करोगे, जब भी आप कोई करियर डिसाइड करोगे, यू शुड थिंक अपॉन ऑल दीज 4 थिंग्स सबसे पहले। उसके बाद ऑफकोर्स आपके इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, है ना। पहली कॉस्ट, सेकंड टाइम, थर्ड सैलरी मतलब रिटर्न्स इन शॉर्ट, फोर्थ रिस्पेक्ट, राइट। ये 4 चीजें वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन। हम लोग जो भी कोर्सेज डिसाइड करेंगे, जो भी करियर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे, वी विल फैक्टर ऑल दीज 4 थिंग्स और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके लिए एक्चुअली में बेस्ट करियर, बेस्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। हाँ जी, चलिए सो आगे देखते हैं एक एक करके अब कौन कौन से कोर्सेज हैं और किसमें बेसिकली हम लोगों को क्या चीजें कंसिडर करनी है। चलिए सो ये जो बेस्ट ऑप्शंस हम लोग बात कर रहे थे कि कॉमर्स में कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस है। फर्स्ट, अब मैं बिल्कुल आपको एक ब्रीफ ग्लिम्स इन सारे कोर्सेज के बारे में पहले बता देता हूं, है ना, उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अच्छा, व्हाट आई हैव थॉट इज कि अगर मैं एक ही पीपीटी में, अगर एक ही वीडियो में अगर ये सारे कोर्सेज कवर करूंगा ना, सो इट विल बिकम टू लॉन्ग फॉर यू। सो व्हाट आई विल डू इज in one video I'll basically be covering about one particular course, right। इस तरीके से मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा एंड वी विल एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कोर्स इन डिटेल, है ना। सो चलिए देखते हैं जरा सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शंस है। फर्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ना बहुत बार ये पूछते हैं कि सर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या पेरेंट्स का ये थॉट रहता है कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके लिए एक्चुअली में सीए बेटर है, या फिर सीएस बेटर है, या फिर सीएमए बेटर है। मैं हमेशा पहला क्वेश्चन माँ बाप से फिर उस बच्चे से ये करता हूँ कि यार यू फर्स्ट टेल मी व्हाट आर योर इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ यार आईएएस बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत पावरफुल पोजीशन है और बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है, सब चीज़ें उसके अंदर, बट क्या मुझे वो चीज़ करने में इंटरेस्ट है, राइट। दैट इज यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग, जब आप कोई करियर डिसाइड करोगे तो पहली बार सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको ऐसा कौन सी चीज़ जो आपको बहुत एक्साइट करती है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं जब किसी पेंटर को देखता हूँ, यार आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ बिकमिंग अ वेरी गुड पेंटर। बचपन में छोटा था जब स्कूल में, मैं आई वेंट टू माई आर्ट्स टीचर, मैंने बोला सर मुझे आप पेंटिंग प्लीज़ बहुत अच्छे सिखाइए, एक्स्ट्रा क्लासेस आप अगर कोई कंडक्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए, मतलब आई जेन्युइनली वांट टू बी अ पेंटर। ही सॉ माई पेंटिंग्स, ही सेड ये 2-3 स्केचेस मैं आपको देता हूँ, मुझे बना के बताओ। आई मेड दो स्केचेस, दे वर सो टेरेबल। जब वो बनाए तो मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैंने क्या बनाया। ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आई डिड रियलाइज कि भाई ये चीज़ अपने लिए नहीं बनी, शायद वो मैं उस चीज़ के लिए कभी बनाई नहीं हूँ। एंड देर आर पीपल हु कैन डू मिलियन टाइम्स बेटर देन व्हाट आई कैन डू, राइट। आई ड्रॉप द आइडिया। उस दिन मुझे समझ में आ गया पेंटिंग अपने लिए है ही नहीं, शायद अपने लिए कुछ और बनाए, कुछ और बेटर। सो पहली चीज़, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्साइट करता है या फिर आपको थियोरी ज़्यादा एक्साइट करती है। आपने 11th-12th में जैसे अकाउंट्स पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, राइट, मैनेजमेंट पढ़ा होगा। सो इज इट थियोरी विच इज़ मोर एक्साइटिंग टू यू, इज इट प्रैक्टिकल विच इज़ मोर एक्साइटिंग टू यू। अगर आपको ऐसा लगता है आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, मैथ आपको बहुत अच्छा लगता है, अकाउंट्स आपको बहुत अच्छा लगता है, यू शुड डू सीए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको थियोरी साइड ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर वो हो सकता है मैनेजमेंट हो सकता है बिजनेस स्टडीज़ हो सकता है एसपी हो, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हो सकता है आपका ये इकोनॉमिक्स हो, ये सब्जेक्ट्स अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे, उस केस में यू शुड डू सीएस। ये एक फर्स्ट डिसाइडिंग क्राइटेरिया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, बिकॉज सीए में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऑब्वियसली उसमें मैथ्स है, उसमें अकाउंट्स है, उसमें टैक्सेशन है। सीएस में भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स नहीं है ऑब्वियसली, बट जो लेवल है, राइट, जिस लेवल की आप चीज़ें उसके अंदर पढ़ते हो वो प्रॉबेबली ज़्यादा कम है। सो अगर आपको ऐसा लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इफ यू थिंक प्रैक्टिकल इज बेटर, सीए इज बेटर। इफ यू थिंक थ्योरी इज बेटर फॉर यू,
उस केस में CS आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अभी मैं खैर हम लोग और आगे स्कोप अपॉर्चुनिटी सबके बारे में बात करेंगे, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन के बेसिस पे मत डिसाइड कर लेना आपका फ्यूचर, है ना। आगे भी देखते हैं। CA में अगेन बेसिकली हर कंपनी को एक कॉस्ट अकाउंटेंट लगता है, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक कॉस्ट अकाउंटेंट लगता है। राधा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की कॉस्ट कितनी है, राइट, और वो कॉस्ट रैशनल है या फिर उसे हम लोग और कम कर सकते हैं, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम बेसिकली क्या होता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो कॉस्ट है वो अप्रोप्रिएट है आपके बिजनेस के लिए या फिर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की। CA क्या करता है, अकाउंट्स का काम करेगा, ऑडिटिंग का काम करेगा, टैक्सेशन का काम करेगा। CS क्या करता है, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, लीगल अफेयर्स होते हैं कंपनी के, उसको मैनेज करने का काम CS का होता है, शॉर्ट में बिल्कुल। CFA अगेन जितने भी इन्वेस्टमेंट्स एक कंपनी करती है या फिर इंडिविजुअल करता है, राइट, कि आपने किसी और कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट का जो पूल होता है उसको मैनेज करने का काम बेसिकली इज डन बाय CFA। एंड MBA ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है अपनी कौन सी स्ट्रीम चूज की है ना। चलो देखते हैं। सो अब मैं एक एक करके सारे के सारे कोर्सेज के बारे में बात करूंगा, और मैं सबसे पहले मेरी आई हैव दिस हैबिट कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ आई ऑलवेज स्टार्ट विद CS। वाई? 2 रीजन्स। आई एम माई सेल्फ अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं खुद ICSI का मेंबर हूँ, है ना। सो पहला रीज़न आई थिंक वो ये है कि मैं खुद ही कंपनी सेक्रेटरी, सो मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा आपको इसी कोर्स के बारे में बता सकता हूँ। एंड सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस कोर्स हैज़ इमेंस पोटेंशियल, इसमें बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है अच्छा, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। यू विल फाइंड अ CS हु इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल इन हिज लाइफ, उसका पैकेज आप देखोगे 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ का पैकेज होगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ CS जो हो सकता है शायद 15 20 25 लाख में भी स्ट्रगल कर रहा हो, पॉसिबल है। यू विल फाइंड अ कंपनी सेक्रेटरी जो 5 6 7 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 5 7 करोड़ उसका पैकेज होगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका शायद 10 लाख के भी मान दो, दोनों। सो डिग्री एक लेवल तक आपको हेल्प करती है, डिग्री एक लेवल तक आपको हेल्प करती है। उसके बाद समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इज यू योरसेल्फ। आप खुद बेसिकली अपने ऊपर कितना काम करते हो, कितना आप अपने आप को ग्रूम करते हो, कितना आप अपने आप को कंपेटिटिव बनाते हो, दैट यू एक्चुअली फिट इनटू दो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। सो कोई भी डिग्री आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाकर छोड़ देगी कि नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टैंड, यू आर एलिजिबल टू स्टैंड। उसके बाद परफॉर्म कैसे करना है, राइट, या फिर ग्रो कैसे करना है या मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो सब आपके हाथ में है, राइट। सो डिग्री आपको सिर्फ एक बेस दे देती है, एक प्लेटफॉर्म दे देती है। नाउ आप कितना बढ़िया करते हो उसमें, आप कितना बढ़िया परफॉर्म करते हो, आई थिंक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले CS के बारे में। वही 4 फैक्टर्स हम लोग को पहले कंसिडर करना है ना। सो सबसे पहले अच्छा ये आ जाइए जरा कॉस्ट। मैं खैर यहाँ पर ऑफकोर्स मैंने एक स्लाइड ये भी ली है कि CS एक्चुअली में करता क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करते हैं। पहले वो फैक्टर्स कंसिडर करने अपने बहुत इंपॉर्टेंट। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICSI, राइट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट बनाया और इसे इन्होंने पावर्स दिए कि पूरा के पूरा CS कोर्स आपको चलाना है, आपको रन करना है। दिस बॉडी इज बेस्ड एट दिल्ली। सो CS में अगर आप ऐसे देखें तो 3 लेवल्स होते हैं, है ना। कितने लेवल्स होते हैं? 3। पहला लेवल विच इज कॉल्ड एज CSEET। क्या बोलते हैं उसको? CSEET। CSEET का मतलब क्या होता है? CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो उसका सेकेंड लेवल होता है एग्जीक्यूटिव, उसके लिए एंट्री लेवल इज CSEET। सो अगर आपको एग्जीक्यूटिव में जाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर योर CSEET, ठीक है। इसके पहले CS फाउंडेशन होता था, अभी रिसेंट नोटिफिकेशन से ICSI ने फाउंडेशन हटा दिया एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CSEET। सो पहली स्टेज कौन सी है? CSEET एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, दूसरी एग्जीक्यूटिव और थर्ड प्रोफेशनल। सो आप ऐसे देखोगे तो इसमें ये 3 स्टेजेस हैं, है ना। पहली कौन सी है? CSEET, दूसरी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव, तीसरी कौन सी है? प्रोफेशनल। 3 लेवल्स होते हैं। CSEET जैसा अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इट्स एन OMR बेस्ड, राइट, MCQ बेस्ड होता है बेसिकली। सो 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, 4 में से करेक्ट ऑप्शन जो भी है आपको चूज करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना है बेसिकली, है ना। बहुत सिंपल एग्जाम होती है, बेसिक लेवल की एग्जाम होती है, और इसकी खैर अभी फीस आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जाम साल में 4 बार होती है, 2 बार नहीं होती, इसकी एग्जाम साल में 4 बार होती है। सो मे इमीडिएटली आफ्टर 12th, जुलाई, नवंबर और जनवरी, साल में 4 बार एग्जाम्स होती है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही बेसिक। काफ़ी कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो आपने आपके स्कूल में, जूनियर कॉलेज में पढ़ा होगा उसके पहले। सो पहला लेवल आपका EET। जैसे ही आप EET क्लियर करते हैं उसके 6 मंथ्स के बाद
उसके 6 मंथ्स के बाद, आपके क्लियर होने के 6 महीने के बाद आप आपका एग्जीक्यूटिव लेवल, सेकेंड लेवल दे सकते हैं, विच इज एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जीक्यूटिव पास हुआ उससे 9 मंथ्स के बाद, मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपने जून में एग्जाम दी, जून का रिजल्ट आता है आपका अगस्त में, है ना। सो अगस्त से 9 मंथ्स मतलब नेक्स्ट जून में, नेक्स्ट ईयर में, सेम पीरियड के नेक्स्ट ईयर के सेम मंथ में आप अपना थर्ड लेवल दे सकते हैं, विच इज प्रोफेशनल। मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। खैर अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, पहला लेवल कौन सा है, CSEET, दूसरा कौन सा है, CS एग्जीक्यूटिव, तीसरा कौन सा है, CS प्रोफेशनल। सो ये 3 लेवल्स है इसमें। पहला CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सेकंड CS एग्जीक्यूटिव, थर्ड CS प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, CSET के एग्जाम साल में 4 बार होती है ना, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। और एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की एग्जाम साल में 2 बार होती है। जैसे CA की भी 2 बार होती है मई और नवंबर, वैसे ही CS की भी एग्जाम साल में 2 बार होती है। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की एग्जाम साल में 2 बार होती है। 2 बार कब होती है, पहली जून, दूसरी दिसंबर, पहली जून, दूसरी दिसंबर, 6 महीने में उसकी एग्जाम्स होती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब वापस से आ जाते हैं सेम फैक्टर पे, है ना, अपनी मारवाड़ी बुद्धि लगाते हैं। पहला लेवल, फीस कितनी है, मात्र 1000 रुपये। सर मजाक कर रहे हो सर, 1000 रुपये में कौन आजकल एंट्रेंस करवा दे, CS करवाता है। क्यों, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करती है ना, इसलिए बहुत ही कम कॉस्ट है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्सेज इन इंडिया। चीपेस्ट वो वाला चीप नहीं, गंदा वाला चीप नहीं, चीप मतलब पैसे के टर्म्स में चीप, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव, एकदम सुपर कॉस्ट इफेक्टिव। और मैं अभी आपको रिटर्न्स भी समझाऊंगा। सो पहला लेवल कौन सा है आपका, CSET। कितनी फीस भरनी है, 1000 रुपये। सर मई में एग्जाम देनी थी, मई में फेल हो गया, मैं पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया, जुलाई में एग्जाम देनी है, फिर से 1000 रुपये देना है, फिर से 1000 रुपये। तो जितनी बार आपको एग्जाम देनी है इतनी बार 1000 रुपये आपको देना है, सिंपल। सो अगर पहली बार में क्लियर हो गए तो आपके लिए कॉस्ट कितनी हुई, 1000 रुपये। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो फेल हो रहे हैं, मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो क्लियर हो गए। फीस कितनी देनी है, 1000 रुपये। जैसे ही आपने एग्जीक्यूटिव CSET क्लियर किया, आप रजिस्टर करवाओगे अपने आप को सेकेंड लेवल के लिए। सेकेंड लेवल के लिए कितना पैसा देना है, 9000 रुपये। ये खैर थोड़ा प्लस माइनस प्लस 200-500 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और थर्ड लेवल 12000 रुपये। सर ये तो आप बोल रहे हो 1000 प्लस 9000 प्लस 12000 मतलब 22000 रुपये में। अच्छा सर 22000 रुपये एक साथ देना है, नहीं, 3 साल में। ET रजिस्टर कराओगे तब 1000 दोगे, फिर 6 महीने के बाद एग्जीक्यूटिव रजिस्टर करवाओगे तब 9000 दोगे, और फिर जब फाइनल रजिस्टर करवाओगे नेक्स्ट ईयर में तो 12000 रुपये दोगे। तो 3 साल में आपको 22000 रुपये देना है। सर 22000 में पूरा कोर्स हो जाएगा, पूरी डिग्री हो जाएगी? हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपको एग्जाम फीस पे करनी है, मतलब सब मिला के एग्जाम फीस, बाकी खर्चे, आप सब मिला के अगर टोटल कॉस्ट कंसिडर करते हो ना, 30 से 35 हज़ार रुपये। 30 से 35 हज़ार रुपये भी एक साल नहीं, 3 साल में आपको पार्ट में देना है। क्या आप बात कर रहे हो सर, 35,000 में हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी? हाँ, अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो, आप सेल्फ स्टडीज करते हो, अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली, अगर कोचिंग क्लास ले रहे हो तो उसका जो भी फीस होती है ऑब्वियसली क्लास टू क्लास वेरी करती है, बट इंस्टीट्यूट को जो आप एक्चुअल कॉस्ट पे करते हो, एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, 30-35 हज़ार रुपये में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। सर अगर आप ये बोल रहे हो कि 35,000 रुपये में कोई कोर्स हो जाता है पूरा एग्जाम फीस मिला के, तो बाद में पैसा भी हमको वैसे ही मिलेगा ना, हमको कोई इतने थोड़ी ना लाखों की सैलरी दे देगा, मिलती है। मैं खुद आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा पहले CS से स्टार्ट करता हूँ, एटलीस्ट आई कैन गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आई कैन थ्रो माई ओन लाइफ स्टोरीज बिफोर यू, राइट। सो पहली चीज़, कॉस्ट कितनी है, 30 to 35,000। इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? सुपर कॉस्ट इफेक्टिव सर, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता था लाइफ में। सो पहली चीज़ जो आप कंसिडर करोगे इज व्हाट, कॉस्ट। सेकेंड, टाइम। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि कितना टाइम लगता है। सो देखिए, अब CSET आपने दी अगर 2020 में, CSET आपने कब दी, 2020 में, तो इमीडिएटली जून 2021 में आपको एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा, है ना। जून 2021 में अगर आपने आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो नेक्स्ट जून 2022 आपको प्रोफेशनल के एग्जाम्स देने की एलिजिबिलिटी है। अब से क्या होता है, मैं अभी जो आपको थोड़ी देर पहले शायद ये बात बता रहा था कि लाइफ में ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ आप किताबें पढ़ लोगे ना, अब जैसे डॉक्टर की आप बात करना, MBBS की डिग्री कर ली, अगर उसने 5 साल 8 साल सिर्फ किताबें पढ़ी है, कभी रियल लाइफ में ऑपरेशन किया ही नहीं, और उसको आपने सीधा एक ओपन हार्ट बोला कि भाई इसका हार्ट ट्रांसप्लांट का काम करना है, उसको बेचारे को समझ में आएगा, उसने कभी एक्सपीरियंस की नहीं है कि एक्चुअली में ऑपरेशन क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, क्या करना है, कौन सी आर्टरी किधर से खोल के किधर ज्वाइन करनी, उसको पता ही नहीं है। तो जितनी इंपॉर्टेंट आपकी स्टडीज होती है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई होती है, इतनी इंपॉर्टेंट उस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है, राइट, कि आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ICSI ने क्या किया कि जो आप 3 साल में पढ़ाई करोगे उसे आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग यू वुड बी रिपोर्टिंग टू योर चेयरमैन, यू वुड बी रिपोर्टिंग टू मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, आप उनको रिपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली उनके क्वेश्चंस भी उस लेवल के होंगे। सो उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है,
इसके लिए इंस्टीट्यूट ने आपको सजेस्ट किया दैट यू शुड एक्चुअली डू आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप इज नथिंग बट ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हो जो आप 3 साल में पढ़ रहे हो, है ना. सो ईटी इन 20, एग्जीक्यूटिव इन 21, प्रोफेशनल इन 22, और उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है. आर्टिकलशिप अगर आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना. मतलब ये जो आपकी यहाँ पर आर्टिकलशिप आप देख रहे हो, दिस कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड आफ्टर यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव. मतलब आर्टिकलशिप और प्रोफेशनल दोनों साथ साथ में कर सकते हो. हाँ, अगर आपको और 1 साल बचाना हो तो दोनों साथ साथ में कर लो, तो आपका कोर्स 3-3.5 साल में कंप्लीट हो जाता है. अच्छा, आई होप ये समझ में आ रहा है अपने को. तो अगर आपने ब्रेक भी किया उसको तो 24 में कंप्लीट हो रहा है. अगर आप प्रोफेशनल और आर्टिकलशिप दोनों साथ साथ में कर रहे हो तो 2023 में ही आपका पूरा के पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है. सर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने बीकॉम किया फॉर एग्जाम्पल और मैंने सीएस किया साथ में, सो सीएस में मेरे को करीब करीब 4 साल लगते हैं, और अगर मैंने मेरी इंटर्नशिप प्लस प्रोफेशनल दोनों अगर साथ साथ किया तो 3 साल, 3 to 3.5 years. बीकॉम कितना टाइम लगता है? 3 years. मतलब जब तक आपका ग्रेजुएशन होता है, जब तक आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक आपका सीएस भी पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाता है, राइट. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम. इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ दोज लकी स्टूडेंट्स यू नो जो जब भी पढ़ाई कर रहे थे मेरे पूरा की पूरा सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक था उस वक्त. सो सेम कहानी थी यार. When I completed my CS, I was one of the youngest company secretaries in India. So 20 साल में मेरा CS कंप्लीट हो गया था and I started working, right. 21 में तो I started working. तो बाकी मेरे फ्रेंड्स को अगर मैं और देखता हूँ जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, यू नो मास्टर्स कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे और तब तक आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑलरेडी. तो आई थिंक एक टाइम के टर्म्स में कोर्स आपको बहुत बड़ा एज, बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है, राइट. सो सेकंड थिंग विच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन इज टाइम, राइट, कि कितना टाइम आपको देना. अच्छा सर डिफिकल्टी लेवल बताओ. सर अब आप बोल रहे हो कि 3 साल में पूरी चीज़ खत्म हो जाए, हमको ऐसा लग रहा है ना बहुत सारा डिफिकल्ट होता होगा, बहुत ज़्यादा. एवरेज स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी? 50. अगर बहुत डिफिकल्ट होता ना तो इंस्टीट्यूट खुद आपको बोलती कि जिसका 80 है उससे ज़्यादा परसेंटेज है वो ये कोर्स कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है. इंस्टीट्यूट क्या बोलती है? अगर आपका 50% भी है 12वीं में, कितना 50% भी अगर आपका 12वीं में, यू आर एलिजिबल टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, राइट. सो कोई भी कोर्स कर सकता है. अगर इंस्टीट्यूट खुद आपको बोलती है 50% वाला कर सकता है, मतलब आप सोचना कि वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि कौन ये कोर्स कर सकता है. मतलब आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन माई क्लास, इन माई अकेडमी पुणे में, जहाँ पे people have got 60%, 62%, 65% in their 12th and they become company secretary. So अगर आपके दिमाग में ये एक थॉट है कि नाम से इतना बड़ा भारी का कोर्स लग रहा है, हो सकता है हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, अगर वैसा आपका सोचना है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो. मतलब कुछ भी हो आपका 12th का स्कोर फर्क नहीं पड़ता है. ये एक बिल्कुल नई लाइफ आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो. सो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. अगर आपको ऐसा लगता है मेरा इंग्लिश ठीक नहीं, मेरी लैंग्वेज बहुत कमजोर है, आई कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम तमिल बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम तेलुगु बैकग्राउंड, कोई परवाह नहीं है. आई ऑल्सो कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, राइट. सो लैंग्वेज इज दैट अ बैरियर? नो. उसके बाद सेकेंड, ये क्या बोलते हैं, आपका 12th का स्कोर मैटर करता है? बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. ये सारी चीज़ें भूल जाना, सारी चीज़ों को साइड में रखना. आप बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो. सो आगे आप क्या करते हो, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है, बजाय कि आप आज तक क्या कैरी करते आए हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ठीक है. सो सेकेंड फैक्टर हम लोगों ने कंसिडर किया टाइम. पहला फैक्टर कॉस्ट, कितना लग रहा था? 35,000. सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है? 3 years. कितना टाइम लग रहा है? 3 to 4 years. डिपेंड करता है आप कैसे करते हो. सैलरी, सर पैसा कितना मिलेगा, मुद्दे की बात ये करते हैं. सर आपने लिखा है यहाँ पर 4 से 6 लाख रुपए पर एनम, मतलब पर ईयर इतना पैसा मिलता है. सर कंफर्म हो इतना मिलेगा? यार मतलब देखो मैं गारंटी तो नहीं लूँगा ऑब्वियसली. आई हैव सीन पीपल जिनका 2 लाख है, आई हैव सीन पीपल जिनका 15 लाख रुपए है. मतलब लास्ट ईयर अगर आप ONGC के प्लेसमेंट्स देखते हैं, आप सेबी के प्लेसमेंट्स देखते हैं, मतलब सेबी ने, ONGC ने, सेल ने, इन सब कंपनीज ने CS को हायर किया, 15 लाख का स्टार्ट दिया, उन लोगों ने 15 लाख का पैकेज दिया है साल का, राइट. स्टार्ट, मैं फ्रेशर की बात करूँ तो आप सोचना जब आपके पास 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपका पैकेज कितना बढ़िया हो जाएगा. बट मैं यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट लिखता हूँ. मैं नहीं बोलता सबको 15 लाख मिलता है, मैं नहीं बोलता हूँ सबको 2 लाख मिलता है. एक एवरेज अगर आप देखोगे 4 to 6 lakhs पर एनम इज रियलिस्टिक, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. अच्छा तो सर इसके लिए हमको क्या चाहिए? 2 चीज़ें. नॉलेज, पहला नॉलेज, सेकेंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. जब आप ये कोर्स कर रहे हो साथ साथ अपने आप को ऐसा इक्विप करो कि फ्यूचर में अगर कोई आपको देखे, दे लुक अप टू यू कि यार
पर्सनैलिटी हो तो ऐसी यार बात करे तो इंसान ऐसी बात करे, सुन के मज़ा आ गया, राइट। सो ये दो चीज़ अगर आप काम करें तो 4 से 6 लाख बहुत मामूली बात है। सर अगर हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कितनी हो जाएगी? हो सकता है 50 लाख हो जाए। सर हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, कैन वी अर्न इन करोर्स नाउ? अरे डेफिनेटली, मतलब इतने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। एक काम करना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप ये सब कंपनीज की ना बैलेंस शीट ओपन करके देखना, राइट। आप इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट ओपन करके देखना, एनुअल रिपोर्ट देखना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट मिलेगी उसमें आपको, उसमें आप सीएस की सैलरी देखना। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब के सीएस जो वहाँ पर सीएस हैं कंपनी सेक्रेटरी, इन सब कंपनीज के, इनकी सैलरी है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए, प्लस जो स्टॉक ऑप्शन मिलते हैं, ईसॉप मिलते हैं, वो तो अलग है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ जो हर साल घर लेके जाते हैं। 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए सैलरी है, और उन्होंने भी इतनी कॉस्ट लगाई जितनी आप लगाने वाले हो, राइट। सो क्या कोई बहुत बड़ी कॉस्ट है? नहीं, 35,000। सर मिलता कितना है यार? वो आपके हाथ में है, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है शायद 2 लाख भी ना मिले, राइट, 2 लाख भी ना मिले। कब? अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, अगर आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है जो एक किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को इंप्रेस कर देगी, ही इज द मैन, राइट, फिर मजा नहीं है। तो लाइफ में जो भी करो ना, एक्सेप्शनली अच्छा करो कि यार इस प्रोफाइल को, इस रोल को मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। अगर वो स्टेज है, वो लेवल है, तो फिर तो दुनिया आपकी है। डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया, एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, आप तमिल बैकग्राउंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डू दिस, है ना। बस 3 साल आप क्या करते हो, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आगे क्या करोगे, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो ये एवरेज स्टार्ट है उसकी। नेक्स्ट, अच्छा सर, इकोनॉमिक्स में ना एक सिंपल सा फंडा हमको हमेशा से बताया है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस ज़्यादा, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस ज़्यादा। अभी जैसे मैंगोस, जब इनिशियली सीज़न आता है, अल्फांसो का सीज़न आता है, हाफुस का सीज़न आता है, राइट, सप्लाई बहुत कम होती है, मार्केट में कम आता है, एकदम महंगा बिकता है। सीज़न खत्म होते होते इतना आम आ जाता है मार्केट में कि उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस ज़्यादा। अब अगर आप सीएस की बात करते हैं तो ये ना बिजनेस लाइन, ये पेपर का एक कटिंग मैंने एक्चुअली यहाँ पे डाला है। अगर आप ये पढ़ते हैं मेरे साथ तो देखो क्या लिखा है, मीडिया रिपोर्ट्स से दैट देयर आर 58,000 क्वालिफाइड सीएस। ये लास्ट ईयर का था, खैर अभी आप इसकी प्रेजेंट नंबर देखते हो, वी हैव 62,000 मेंबर्स, राइट, करीब 62,000 मेंबर्स हैं आईसीएसआई के। 62,000 मेंबर्स प्रेजेंट है, और उसके अगेंस्ट कंपनीज की डिमांड कितनी है? 89,623, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 कंपनीज है जिसमें सीएस की कंपल्सरीली अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और प्रेजेंटली सीएस कितने? 62,000। मतलब डिमांड कितनी है? 90,000 की। सप्लाई कितनी है? 62,000 की, राइट। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस नेचुरली ज़्यादा है। मतलब आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन में, आप ज़्यादा अच्छा बार्गेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने सीएस है ही नहीं, राइट। सो सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अच्छा, अगेन यार देखो, वापस से वही बात है, आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट, आपका स्पार्क क्या है, वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि भाई आप क्या पोजीशन फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो, क्या पोजीशन एक्चुअली में आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, मतलब ये फॉरगेट अबाउट डिमांड सप्लाई इज अ मैटर ही नहीं करता, मतलब यू कैन डू एक्सीडिंगली वेल। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। सो ये डिमांड सप्लाई का मैंने छोटा सा आपको, और ये तो रियल लाइफ का सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, बिजनेस लाइन ये पेपर से ही खैर मैंने आर्टिकल निकाला है। सो ये डिफरेंस है खैर आज की डेट में, राइट। अच्छा, उसके बाद तो देखो ज़रा हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। पहली हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट की 35,000, दूसरी हम लोगों ने बात की थी टाइम की 3 to 4 years, सैलरी हम लोगों ने बताया। अब चौथा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है इज़ रिस्पेक्ट, राइट। कि जो भी काम आप करोगे, इज़ दिस अ वाइट कॉलर जॉब? इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड प्रोफेशन, राइट। आप किसी को बोलोगे ना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं आज हमेशा से जब से मैं सीएस बना हूँ अपने नाम के पहले सीएस लगाता हूँ, राइट। आई फील प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कोर्स, ग्रेट प्रोफेशन, राइट, ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूट ICSI। सो जीवन भर आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स लग जाता है विच इज CS, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। अब किसी को भी आप बोलोगे ना यार आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, इंसान आपको रिस्पेक्ट के साथ देखता है कि यार ही इज़ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, राइट। सो क्या रिस्पेक्ट है? डेफिनेटली। अच्छा सर, एक बार मैं CS बन गया लेकिन मेरे को जॉब नहीं करना, मैं मरवाड़ी खून हूँ, मैं गुजराती खून हूँ, मैं सिंधी खून हूँ, सर मेरे को ना जॉब नहीं करना, मेरे को किसी के अंडर में जमता ही नहीं। क्या मैं अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही आपने CS कंप्लीट किया, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। कौन सी 2 अपॉर्चुनिटीज़ है? पहला, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है,
एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको अपॉइंट किया एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, किसी क्लिनिक पे जाते हैं, आप उसके क्लिनिक पे जाकर दिखाते हो, तो वैसे ही जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है वैसे सीएस का ऑफिस होता है, और उसके क्लाइंट्स कौन होते हैं, ये सारी कंपनीज उसके क्लाइंट्स होते हैं, राइट। ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो उसके क्लाइंट्स होते हैं। सर कोई हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन का काम किससे करवाना पड़ता है, सीएस से करवाना पड़ता है। अच्छा सर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो हम लोगों को कौन हायर करेगा, कंपनीज हायर करेगी। सर कौन सी कंपनीज हायर करेगी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं कहाँ गया यार, हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना, ये आपको सुन के बहुत मजा आएगा। लॉ, इंडिया का लॉ मतलब कंपनीज एक्ट जो हर कंपनी को एप्लीकेबल है, इंडिया का कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, जितनी भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उस कंपनी को कंपल्सरीली सीएस अपॉइंट करना ही करना है। तो जो भी मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना डिमांड सप्लाई की, ये हम लोग बात कर रहे थे राइट, कि 90,000 कंपनीज ऐसी है, तो ये 90,000 वो कंपनीज हैं जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब इन कंपनीज को स्टैट्यूटरीली लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपॉइंट करना है, अगर नहीं अपॉइंट किया तो फिर रजिस्ट्रार आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सो हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है उसे कंपल्सरीली सीएस अपॉइंट करना ही करना है। तो ये हो गई बात एम्प्लॉयमेंट की। सेकंड, अगर आपने प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की, मतलब अगर आप खुद का ऑफिस एस्टैब्लिश करते हो, तो आपके सारे क्लाइंट्स कौन होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके क्लाइंट्स होंगे। दिल कम टू यू, दिल टेक एडवाइस कि हमको ये मर्जर करना है, हमको एक्विजिशन करना है, हमको अमेलगमेशन करना है, हमको टेक ओवर करना है, राइट। ये सारी जो एडवाइजरी का काम होता है ये सब कौन करता है, ये सीएस करता है, राइट। सो अगर आपको जॉब नहीं करना, आपको किसी के अंडर में जॉब नहीं करना, सो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सो दो चीज़ें, पहला एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रैक्टिस। सर क्या सीएस के बाद मेरे को और कोई कोर्स करना पड़ेगा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, या लाइफ टाइम? मतलब एक बार आपने सीएस कंप्लीट कर लिया, आपको जीवन भर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बीकॉम बीबीए जैसी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में और कुछ करना पड़े, क्योंकि हो सकता है 15 साल बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। इसकी वैल्यू लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी पोजीशन इज क्रिएटेड बाय लॉ, राइट। कोई एक्ट है, और एक्ट भी छोटा मोटा नहीं, कंपनीज एक्ट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट कंपनीज एक्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई हर कंपनी को एक सीएस अपॉइंट करना ही करना है। इनफैक्ट आप कंपनीज एक्ट की बात करो, सो कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया विच इज़ कॉल्ड एज की मैनेजरियल पर्सनल। क्या बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल, KMP बोलते हैं इसे हम लोग। सो KMP का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब कंपनी के KMPs होते हैं। उसमें अब इन्होंने CS का नाम भी इंक्लूड किया है। सो CS इज ऑल्सो KMP, राइट, एज पर दी एक्ट, एज पर द लॉ। सो आप समझ सकते हैं आपकी पोजीशन क्या होगी। सो क्या इसके अलावा आपको और कोई डिग्री परस्यू करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास CS भी है, इट्स गुड फॉर लाइफ। रिटायरमेंट तक आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, और रिटायरमेंट के बाद भी इतना पैसा आएगा जो आपने कमाया होगा, उसके ऊपर इतने रिटर्न्स मिलेंगे कि आपको जीवन भर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो 4 फैक्टर्स कंसिडर किए, कॉस्ट, टाइम, रिटर्न्स मतलब सैलरी आपकी, एंड फोर्थ रिस्पेक्ट, है ना। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सीएस करता क्या है, तो ये आप बिल्कुल अब बहुत अच्छे से समझना कि उसका स्कोप क्या है, उसका काम क्या है। सी हर कंपनी को आज लॉस बहुत सारे एप्लीकेबल है। आपने जैसे मैकडॉनल्ड्स का सुना होगा, 2 साल पहले उनको 700 करोड़ का फाइन लगा। DLF जो दिल्ली की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रियल एस्टेट कंपनीज हैं, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी इंडिया की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको 800 करोड़ का फाइन लगा। 3-4 बैंक्स का कंसोर्शियम था, HDFC, SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको मिलकर करीब 2200-2500 करोड़ का फाइन लगा। तो ये सब फाइन लगते हैं, इतने सारे फ्रॉड होते हैं कंपनी में, मिसकंडक्ट होती है। पंजाब नेशनल बैंक का आपने सुना होगा, किंगफिशर का सुना होगा, सत्यम का सुना होगा। तो क्या हुआ कि इंडिया में ना बहुत सारी डिफ़ॉल्ट्स होने लगी, राइट। जो लॉ एप्लीकेबल था आपने वो लॉ कंप्लाई नहीं किया, बहुत सारी डिफ़ॉल्ट्स होने लगी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये डिफ़ॉल्ट्स ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए द कंपनी शुड हैव 1 ऑफिसर, उसके पास कोई ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो इन सब लॉस का ध्यान रख सके कि कंपनी इस तरीके की कोई डिफ़ॉल्ट ना करे। तो इन सारे लॉस को कंप्लाई करने का काम
उन सारे लॉज को, रूल्स, रेगुलेशंस को कंप्लाई करने का काम बेसिकली कौन करता है? सीएस। सो अगर मैं आपसे एक लाइन में ये पूछूं कि सीएस का काम क्या होता है, जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस कंप्लाई कौन करता है? इज एसेंशियली डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। वो कौन कंप्लाई करता है? सीएस। अच्छा सर, इसमें एक सेकंड लाइन बहुत भारी आपने लिखी, एक्ट्स एज एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यार जब मैं सीएस कर रहा था, मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं था। एक फ्रेंड मेरे पास आया, मेरा बचपन का दोस्त है, 12th की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ही कम्स टू मी एंड ही सेज, यार एक ना बहुत मस्त कोर्स आया मार्केट में। तो अब वो बोला इस तरीके से कि मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बोला यार बहुत मस्त कोर्स आया मार्केट में। मार्केट में कोर्स आता है कभी? मार्केट में प्रोडक्ट आता है सुना है, कोर्स आता है कभी कोई? बोला यार बहुत मस्त कोर्स आया। मैंने बोला कौन सा? बोले सीएस। तो जैसे ही मैंने सीएस सुना, मैंने बोला कंप्यूटर से। मैंने बोला भाई कंप्यूटर मेरे को वैसे ही नहीं समझता, तू कहाँ मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरी। फिर सेम मेरा रिएक्शन वही था, सेक्रेटरी। मैंने बोला मेरे को असिस्टेंट नहीं बनना, अपने आई वांट टू बी द बॉस, अपने को सेक्रेटरी नहीं बनने का। फिर उसने मेरे को पूरा कोर्स बताया। तो जब उसने उसकी बुक दिखाई, उस बुक के पीछे यही सेम लाइन लिखी हुई थी, एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इट्स अ पोजीशन नेक्स्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बचपन से आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय दिस आइडिया ऑफ यू नो हाउ दीज बिग कंपनीज वर्क। ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इसके डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, ये लोग काम क्या करते हैं। मेरे को बहुत हमेशा से एक एक्साइटमेंट था कि दीज आर रियल लाइफ हीरोज। आप ऐसे देखो, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज देश चलाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट दारोमदार है, पूरी इकोनॉमी आज अगर स्टेबल है भारत की, तो उसमें कॉर्पोरेट्स का, कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं यही सोचता कि यार ये लोग काम क्या करते हैं, कैसे काम करते होंगे। तो उसके लिए उस पोजीशन पे पहुंचना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वन कोर्स विच एक्चुअली टुक मी डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, which directly took me the board of directors was CS. My first employment was बजाज ऑटो, पुणे की बजाज ऑटो। खैर सभी लोगों ने सुना होगा, इंडिया में तो बहुत बड़ा नाम है, नंबर 2 ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया, 2 व्हीलर। सो मैंने हमेशा राहुल बजाज को, राजीव बजाज को, संजीव बजाज को टीवी पे देखा था। मेरा जैसी कोर्स कंप्लीट हुआ, आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप एंड आई एंटर्ड द बोर्ड रूम ऑफ बजाज ऑटो, जब उनकी बोर्ड मीटिंग थी क्वार्टरली, एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, मतलब गूज बम्स थे मुझे कि मैं इन सब लोगों को जिनको मैं टीवी पे देखता था, आई एम सीइंग देम लाइव, आई एम हियरिंग देम लाइव, राइट। तो इट वाज एन आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस। पूरा कोर्स खत्म करने के बाद मुझे एक्चुअली इंपॉर्टेंस समझ में आई कि सीएस की इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट इज़ वेरी ट्रूली, इट इज़ वेरी राइटली सेड दैट इट्स एक्चुअली अ पोजीशन नेक्स्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड वन रीजन, वन लाइन विच एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू डू सीएस वाज दिस, इट इज़ अ पोजीशन नेक्स्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। आप डायरेक्टर्स को ही एडवाइस करते हो कि उस कंपनी को क्या करना है, क्या नहीं करना है। थर्ड, इनकॉर्पोरेशन। जब से कंपनी बनाई से वाइंडिंग अप, जब तक आपने उसको क्लोज किया, पूरी लाइफ में उसके सिर्फ कंप्लायंसेस हैं। वो सब कंप्लायंसेस का काम कौन करता है? सीएस करता है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस का मैंने आपको बता ही दिया। सो एसेंशियली अगर कोई आपसे पूछे कि सीएस करता क्या, कंप्लायंसेस, जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एक कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं, वो सब कंप्लाई करने का काम किसका होता है? सीएस का होता है। सो कॉस्ट, टाइम, रिटर्न्स, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की, है ना। और ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, उस कंपनी को कंपल्सरीली सीएस को अपॉइंट करना ही करना है। सो आई होप ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है, दिस इज़ गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट सीएस कोर्स इज ऑल अबाउट, राइट। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस है, जो भी आपको कंसर्न्स है, क्वेरीज है, आप बिल्कुल बिंदास या तो यस अकेडमी की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल, सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। सो वेबसाइट आप रेफर कर सकते हैं। हम लोग की वेबसाइट इज़ www.yesacademy.co.in। आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर कोई भी आपको करियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू असिस्ट। माय नेम इज़ CS विकास वोरा। अगर आपको ऐसा है कि मुझसे डायरेक्टली कभी बात करना हो, तो दिस इज़ माय पर्सनल नंबर, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। So anything to do with CS, right from your CSET to your professional, to your articleship, to your job, we hold the responsibility, right? So किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी समस्या हो with respect to CS, अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can feel free to get in touch with us, right? And I feel it is my responsibility because I'm a part of this coveted profession. So मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मोर एंड मोर पीपल शुड नो, राइट, एंड आई कंसिडर दिस एज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही था, एस्ट्रोलॉजी का यही था कि अगर कुछ अच्छा है, यू शुड शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज हेल्पफुल टू यू। कोई भी अगर आपको CS से रिलेटेड या अदरवाइज कोई भी डाउट हो विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस एंड विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, right? I wish you very very good luck, have a very good future, have a very good career, right? And
डू एज यू फील लाइक, राइट। लाइफ में एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यू नो, ये खैर मेरी एक डिवाइस थियोरी है जो मैं हमेशा से विश्वास करता हूँ, से एनीथिंग इन लाइफ, से एनीथिंग इन लाइफ, नेवर से काश, राइट, नेवर से काश, बिकॉज काश ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ दोज unfulfilled emotions which you could not do, which you always wanted to do, right? So I think this is actually the best time for you to decide what is right course, what is the right thing for you. So think about it, sit peacefully, take a decision, you know, which actually gives you the best future. So I wish you all a very, very good luck. God bless you all. Thank you so much. Thank you for tuning in. Thank you for being there till the end, right? I wish you all a good luck. God bless. Thank you so much.